क्या हो अगर गणित की मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशन पलक झपकते ही हल हो जाए। तो आज बात करते हैं एक ऐसी ही दिलचस्प प्रणाली की जिसका नाम है वैदिक गणित। पता है, ये सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये एक पूरी कहानी है जिसमें प्राचीन ज्ञान भी है, आज का विवाद भी, और दिमाग को घुमा देने वाली कमाल की टेक्निक्स भी हैं। तो इस सिस्टम का सबसे बड़ा दावा क्या है? कहा जाता है कि वैदिक गणित की तरकीबों से कोई भी कैलकुलेशन नॉर्मल तरीकों के मुकाबले 10 से 15 गुना तेजी से कर सकता है। जी हाँ, 10 से 15 गुना। अब देखिए, ये एक ऐसा दावा है जो गणित से डरने वालों और उसे पसंद करने वालों दोनों का ध्यान खींचता है। और बस यही है वैदिक गणित का मूल वादा, एक ऐसी प्राचीन भारतीय प्रणाली होने का दावा जो कैलकुलेशंस को सिर्फ तेज ही नहीं बल्कि आसान और मजेदार भी बनाती है। पर सवाल ये है कि क्या ये प्रणाली सच में उतनी ही पुरानी है जितना दावा किया जाता है? चलिए थोड़ा इसकी जड़ों में झांकते हैं। तो इसकी जो मॉडर्न कहानी है ना, वो शुरू होती है एक व्यक्ति और उनकी एक, कह सकते हैं, अविश्वसनीय खोज से। सच कहूं तो ये किसी पौराणिक कथा से कम नहीं है। तो वैदिक गणित आखिर है क्या? सिंपल शब्दों में कहें तो ये सिर्फ 16 सरल सूत्रों या वर्ड फॉर्मूला पर आधारित एक पूरी की पूरी प्रणाली है। और कहा जाता है कि इसे 20वीं सदी की शुरुआत में श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी ने वेदों से फिर से खोजा था। और यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। तीर्थ जी का दावा था कि उन्होंने ये सूत्र सीधे वेदों से उठाए नहीं हैं, बल्कि 8 साल तक जंगलों में गहन ध्यान यानी तप करने के बाद उन्होंने अथर्ववेद के बिखरे हुए हिस्सों से इन्हें रिकंस्ट्रक्ट किया, यानी पुनर्निर्मित किया था। और बस यही दावा इस पूरी प्रणाली की जड़ को एक बहुत ही रहस्यमय और आध्यात्मिक मोड़ दे देता है। चलिए इसे एक टाइमलाइन पर रखकर समझते हैं। तो देखिए, वैदिक काल में हमें गणितीय एक्टिविटी के रिकॉर्ड तो मिलते हैं, फिर हजारों साल का एक लंबा गैप, और फिर आता है साल 1911 से 1918 का दौर, जब तीर्थ जी इन सूत्रों को दोबारा खोजते हैं। और फिर 1965 में उनके गुजर जाने के बाद उनकी किताब छपती है, और यहीं से ये ज्ञान पूरी दुनिया में फैलना शुरू हो जाता है। तो सवाल ये है कि ये प्रणाली पारंपरिक गणित से अलग कैसे है? इसका जो असली राज है ना, वो इसके काम करने के तरीके में ही छिपा है। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है, इसे समझना जरूरी है। जो हमारा कन्वेंशनल मैथ है, वो ज्यादातर सख्त नियमों और स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला पे चलता है ना, वहीं वैदिक प्रणाली ये लॉजिक पर आधारित है। मतलब इसके जो सूत्र हैं वो असल में ये बताते हैं कि हमारा दिमाग नेचुरली कैसे काम करता है, और इसी वजह से कैलकुलेशन बहुत सीधी और कह सकते हैं इंट्यूटिव हो जाती है। इस प्रणाली की असली खूबसूरती इसकी सादगी में है। सोचिए, सिर्फ 16 सूत्र, और ये सारे सूत्र आपस में जुड़े हुए हैं, एक यूनिफाइड सिस्टम बनाते हैं। इनका काम क्या है? ये मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशन को छोटे छोटे मेंटली सॉल्व हो सकने वाले स्टेप्स में तोड़ देते हैं। मतलब मेन गोल ही मेंटल कैलकुलेशन को बढ़ावा देना है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। तो हुआ ये कि जैसे जैसे ये सिस्टम पॉपुलर होता गया, इसके नाम और इसकी हिस्ट्री को लेकर एक बड़ी एकेडमिक डिबेट छिड़ गई। और यहीं उठता है सबसे बड़ा सवाल, क्या ये प्रणाली वाकई उतनी प्राचीन है जितना इसका नाम हमें बताता है? क्या ये सूत्र सच में वेदों से ही आए हैं? अब जो क्रिटिक्स हैं वो एक बहुत ही लॉजिकल पॉइंट सामने रखते हैं। देखिए, वैदिक सिस्टम में डेसिमल फ्रैक्शंस का इस्तेमाल होता है, ठीक? जैसे मान लीजिए 1 को 19 से डिवाइड करना। लेकिन जो हिस्टोरिकल एविडेंस है वो ये कहता है कि भारत में डेसिमल फ्रैक्शंस का ज्ञान 17वीं सदी से पहले था ही नहीं, जबकि वेद तो हजारों साल पुराने हैं। तो फिर ये कैसे मुमकिन हुआ? ये सवाल तो बनता है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। स्कॉलर्स ने कुछ और भी सवाल उठाए हैं। पहला तो ये कि ये सूत्र अथर्ववेद के आज के किसी भी वर्जन में मिलते ही नहीं हैं। दूसरा, खुद तीर्थ जी ने माना था कि इन्हें इंट्यूटिव रेवलेशन मतलब सहज ज्ञान से रिकंस्ट्रक्ट किया गया था। और तीसरा, और ये एक बड़ा पॉइंट है, कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि क्योंकि तीर्थ जी के पास खुद मैथ्स में डिग्री थी, तो हो सकता है कि ये तरीके उन्होंने खुद ईजाद किए हों और फिर उन्हें एक प्राचीन पहचान देने के लिए वेदों से जोड़ दिया हो। तो ये जो पूरी हिस्टोरिकल डिबेट है, इसको अगर एक तरफ रख दें, तो भी एक बात तो बिल्कुल साफ है कि आज ये सिस्टम एक बहुत ही पावरफुल टूल के तौर पर मौजूद है। तो चलिए अब इसके मॉडर्न इम्पैक्ट पर एक नज़र डालते हैं।
तो फिर इसकी उत्पत्ति पर इतने विवाद के बावजूद ये इतना लोकप्रिय क्यों है? सिंपल जवाब है, क्योंकि ये काम करता है। ये मैथ्स के डर को, जिसे फोबिया कहते हैं, उसे कम करने में मदद करता है। ये स्टूडेंट्स को नंबरों से खेलने के लिए इनकरेज करता है। इसके तरीके इतने सिंपल हैं और पूरा सिस्टम इतना जुड़ा हुआ है कि इसे सीखना आसान हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक क्रिएटिव तरीका सिखाता है। और यहीं पर हम इस पूरी बातचीत के सबसे आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर आते हैं। किसी भी सिस्टम की वैल्यू क्या उसकी पुरानी जड़ों में होती है, या इस बात में कि वो आज कितना यूज़फुल है? अगर कोई तरीका है, कोई मेथड है जो सच में काम करता है, जो मैथ्स को आसान बनाता है, तो क्या इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि हम उसे नाम क्या देते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ज्ञान, इतिहास और प्रैक्टिकलिटी के बारे में बहुत